जानते हो बच्चों, आप सफल कौन होते हैं? सफल वही होते हैं जो सही समय पे सही तरीके से पढ़ाई करते हैं। ये हम लोगों को मायने नहीं रखता है कि हम कितने देर पढ़ते हैं, ज़्यादा मायने ये रखता है कि हम क्या पढ़ते हैं, किस एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करते हैं कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और इसी को मैं सुविधाजनक आपको बनाने के लिए, आपको आसान बनाने के लिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को लेकर के आता हूं। बार बार आप लोगों को मैं थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करता हूं कि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए एनसीईआरटी। और अगर जिस दिन आपको एनसीईआरटी समझ में आ गया, आपको नीट एग्जाम निकालना, जेईई मेन निकालना, बोर्ड एग्जाम का में अच्छे मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के जो आया हूं वो हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स का पेज नंबर 320 एक्सरसाइज है। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो 10.14। तो हो जाइए रेडी रिएक्शन सीखने के लिए। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, आपने बहुत सारा रिएक्शन पढ़ा होगा, लेकिन इसको भी सीखिए क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन उसी को सेट किया जाता है नीट एग्जाम, जेईई मेन चाहे बोर्ड एग्जाम में, डायरेक्ट कोई अंतर नहीं रहता है इसके केस में। जैसे कि कह रहा है कि 10.14 में कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट आपको पूछा जा रहा है। अब आप देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया हुआ है 1 क्लोरोप्रोपेन ऐसा दिया हुआ है। अब इस 1 क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन करवाया गया है सोडियम आयोडाइड के साथ। आप कहोगे सर जी ये तो मेरे दिमाग में आ गया, इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फिनकैल्स्टिन रिएक्शन। इसी चैप्टर में दिया हुआ है एक फिनकैल्स्टिन रिएक्शन। आप ध्यान दीजिएगा यहां पाथवे होता है SN2, ये भी थोड़ा याद रखने की कोशिश करिएगा। ये I- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहां से निकल जाता है इसके केस में NaCl, और NaCl आप जैसे ही बाहर करते हो तो I- वहीं पे अटैक करता है जहां से क्लोरीन निकला है, तो बाहर हो गया इसके केस में NaCl और फॉर्मेशन कर दिया 1-आइडोप्रोपेन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का 1-आइडोप्रोपेन। इसको कहते हैं फिनकैल्स्टिन रिएक्शन। उसके बाद देखो बच्चों ये जो दिया हुआ है CH3 का होल 3, मैं थोड़ा इसको ओपन कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। CH3 का होल 3 Br, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में CH3 का होल 3 Br, मैं इसको ओपन कर दिया। उसके बाद इसका रिएक्शन दिया हुआ है KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, यानी कि हो गया इथाइल अल्कोहल एल्कोहलिक मीडियम। तो ये इथेनॉल का मतलब हो गया एल्कोहलिक मीडियम। और बच्चों आपको मालूम होगा अच्छे तरीके से कि जब भी आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा कि जब एल्काइल हैलाइड चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, उसका रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, चाहे वो मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, कोई भी प्रकार का एल्कोहल हो, एल्कोहल के प्रेजेंस में वहां पे होता है एक्चुअल में E2 पाथवे। अक्सर यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां से निकाल देते हैं K+, यहां से Br- OH- को यहां जोड़ देते हैं। बच्चों SN2 पाथवे कभी भी टर्सरी में नहीं होता है, तो टर्सरी में SN2 पाथवे होता नहीं है, यहां पे एक्चुअल में E2 पाथवे होता है। E2 पाथवे कहने का मतलब हुआ जहां से Br निकलेगा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से निकलेगा H+, साइमल्टेनियसली जहां से निकलेगा Br- उसके बगल वाले कार्बन ये है, ये है, ये है। तो जहां से Br निकला उसके बगल में 3 कार्बन है, तीनों आइडेंटिकल है। तीनों जब आइडेंटिकल है तो कहीं से भी आप एक H+ को निकाल लीजिए और वो H+ को पिक करता है OH-। जी हाँ, तो जब भी बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH ये सब रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम, E2 पाथवे होगा, तो जहां से ब्रोमीन निकालोगे उसके बगल में से निकालोगे H+, तो दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहां पे हम लोगों ने बना दिया, देखो ना CH2 डबल बॉन्ड C, और जहां से ब्रोमीन निकला है वहां पे 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल वहां पे रख दीजिए और साथ में यहां पे निकल जाता है KBr और साथ में निकल गया H2O। इस तरीके से हम लोग इसका मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? बिल्कुल समझ में आ गया ना। तो बच्चों ध्यान रखेंगे फर्स्ट वाले का पाथवे SN2 होगा क्योंकि वहां पे फिनकैल्स्टिन रिएक्शन था, लेकिन सेकंड वाले का फिनकैल्स्टिन रिएक्शन नहीं है, चाहे यहां पे SN2 रिएक्शन नहीं होता है, एल्कोहलिक मीडियम में होता है E2 पाथवे और मेजर प्रोडक्ट बनता है एल्केन। उम्मीद करता हूं बातें आपके पकड़ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए थर्ड मजेदार क्वेश्चन है। थर्ड में आपको दिया हुआ है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसको मैं ओपन करके सबको लिखता हूं, आप अपने एनसीईआरटी में जरूर इसके सबको देखिएगा और खुद से एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा इसको पढ़ने के बाद।
अब इसमें दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मैंने आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ाया था, या जो भी आप लोग जहां भी पढ़े होंगे, आपको याद होगा कि जब NaOH KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड का, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, तो प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम लोग NaOH या KOH के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वाटिक मीडियम, तो एक्वाटिक मीडियम में SN2 होता है बच्चों। लेकिन इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एल्कोहलिक मीडियम, इथाइल अल्कोहल था, तो एल्कोहलिक मीडियम में E2 होता है, एल्कीन बनता है। लेकिन एक्वाटिक मीडियम में SN2 होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, जिसके कारण यहां पे आप क्या करोगे, ये निकालेगा Na प्लस Br- को निकालेगा, और जहां पे ये Br- निकलेगा साइमल्टेनियसली OH- वहीं पे अटैक करता है, क्योंकि SN2 पाथवे होता है वन स्टेप में। आप यहां पे अब जो फॉर्मेशन करोगे ना बच्चों, वो एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद किया हो। इसमें आपको एक्वाटिक मीडियम में SN2 होता है और एल्कोहलिक मीडियम में यहां पे E2 होता है, यानी कि एल्कोहलिक मीडियम में एल्कीन बनता है और एक्वाटिक मीडियम में प्राइमरी और सेकेंडरी में एल्कोहल बनता है एज ए मेजर प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूं बातें आपको पकड़ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए 4 में जो दे रहा है ना, वो तो और आसान है, इसको तो बच्चा इस देश का बनाता होगा। CH3CH2Br, ये दिया हुआ है इथाइल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन दिया हुआ है KCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस इथेनॉल। अब आप कहोगे सर जी यहां तो अब एक्वस इथेनॉल दिया हुआ है, यहां पे E2 होगा क्या? नहीं बच्चों, वो मैंने जो कहा ना एल्कोहलिक मीडियम में E2 होता है, वो NaOH और KOH के लिए कहा, NaOH और KOH के लिए कहा। अब यहां पे दिया हुआ है KCN, तो KCN के साथ आपको जो भी मीडियम दिया होगा, यहां पे हमेशा होता है KCN के साथ SN2 पाथवे। ध्यान रखिएगा इस बातों को। तो यहां पे KCN और NaCN जब भी रहेगा, यहां SN2 पाथवे लेना है। यहां पे अल्कोहलिक या एक्वाटिक मीडियम के अकॉर्डिंग आपको E2 वगैरह नहीं लेना है, आपको हमेशा इसके केस में SN2 कराना है। जहां से निकलेगा Br, वहीं पे जाकर के CN- का वहां पे एडिशन हो जाएगा, तो ये फॉर्मेशन करेगा CH3CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, और बाहर हो जाएगा K+ और Br-, यहां पे बाहर होता है बच्चों KBr। इस तरीके से प्रोपेन नाइट्राइल्स का हम लोग फॉर्मेशन कर देते हैं। एम आई राइट? क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ रही है? अगर आप लोग को समझ में आ रही है जरूर बताइएगा, ठीक है। इस प्रकार की दिक्कत होती है आप लोगों को, इसमें दिक्कत कुछ होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स बताइएगा, मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा फिर से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां से जो दे रहा है ना, वो 5th नंबर में वो ऐसा कह रहा है कि एक C6H5ONa, C6H5ONa को हम लोग कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। बिल्कुल बच्चों, ये मुझे जहां तक पता चल चुका है, ये एक विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस है। बिल्कुल, इसको कहा जाता है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। अब देखिए इसके केस में होता क्या है, तो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में कोई पूछेगा पहले कि पाथवे कौन सा होता है, आप कहोगे SN2 होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखोगे ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में ईथर बनता है और पाथवे होता है यहां से SN2। तो एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और दूसरे तरफ से Cl- का निकलना, ये होता है साइमल्टेनियसली। और जैसे साइमल्टेनियसली होगा तो बनेगा C6H5O के साथ यहां पे हो जाता है CH2 एंड CH3, और बाहर होता है इसके केस में NaCl। इस तरीके से ये जो फॉर्मेशन किया है ना, इसका नाम होता है इसके केस में इथॉक्सीबेंजीन। ध्यान रखिएगा, इथॉक्सीबेंजीन बनता है, या फिर इसी को यहां पे कहा जाता है प्यारे बच्चों फेनिटोल। फेनिटोल कहते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग ये सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना? आप कहोगे सर जी आपको तो सब आता है तो आसान लगता है, मुझे भी बता दीजिए कोई टेक्निक। तो बच्चों इसका टेक्निक ये है कि आप अच्छे तरीके से थ्योरी को पढ़िए, और जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देने का कोशिश करता हूँ, सबको यहाँ पे पर्सनली एक एक रिएक्शन को आप लोग अगर समझ करके यहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो कहीं कोई दिक्कत आपको भी नहीं होगा। आपको भी जो है ना, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ये हो गया विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। उसके बाद देखिए 6 नंबर में जो यहाँ पे हम लोगों को दे रहा है, वो कुछ इस तरीके का दे रहा है अब कि एक CH3 CH2 और फिर उसके बाद यहाँ पे CH2 है और फिर यहाँ OH है, और साथ में यहाँ पे दिया हुआ है SOCl2। SOCl2 को कहा जाता है ना थायोनिल क्लोराइड। जी हाँ, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। अब इसके केस में देखिए क्या होगा, तो सिंपल यहां से OH को रिप्लेस करता है क्लोरीन।
चाहे यहाँ पे SOCl2 हो, चाहे यहाँ पे PCl3 हो, चाहे PCl5 हो, कुछ भी दिया रहता है इस तरीके से। जो भी यहाँ पे PCl3, PCl5 या SOCl2 का क्लोरीन होता है वही इस एल्कोहल का OH रिप्लेस करता है। और जानते बच्चों, अगर यहाँ पे पायरिडीन दिया हुआ रहता एरो के ऊपर, अगर एरो के ऊपर पायरिडीन दिया रहता तो पाथवे होता है SN2, और अगर पायरिडीन नहीं दिया हुआ है एरो के ऊपर तो पाथवे होता है SNI, यानी कि इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे। और सिंपल हम लोग यहाँ पे OH को रिप्लेस करेंगे और बाहर हो जाता है SO2 प्लस HCl। ये इस तरीके से हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद देखिए 7th नंबर में जो दे रहा है ना, वो तो बहुत आसान है बाबा। ये तो CH3 के बाद यहाँ पे दिया हुआ है CH2, और CH के बाद दिया हुआ है डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है वो HBr के साथ रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सबसे पहली बात आपको याद होना चाहिए कि जब भी किसी एल्कीन का रिएक्शन अगर आप HBr के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो वहां पे जो मैकेनिज्म होता है वो होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल यहां पे होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और कौन सा रूल लगता है बच्चों, यहां पे लगता है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो अगर कहीं पे किसी एल्कीन का रिएक्शन, अगर वो एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, HBr के साथ देता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो आप कहोगे सबसे पहले मैकेनिज्म होता है इसका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, लगता है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के मुताबिक निगेटिव पार्ट जो Br माइनस है, निगेटिव पार्ट जो Br माइनस है वहां जाता है जहां डायरेक्टली अटैच्ड H का संख्या ज्यादा है, और पॉजिटिव पार्ट H प्लस वहां जाता है जहां डायरेक्टली अटैच्ड H का संख्या कम है। इसके मुताबिक यहां पे हम लोग जो कहते हैं कि जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के मुताबिक निगेटिव पार्ट वहां गया जहां H का संख्या ज्यादा है, पॉजिटिव पार्ट वहां गया जहां H का संख्या कम है। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के मुताबिक प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए ये जो हम लोगों का एग्जांपल 10.14 है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट SN2 रिएक्शन आने वाला है। तो आप लोग ध्यान से सारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, और दोस्तों को भी प्रमोट किया कीजिए कि वो देखे भाई, सब पढ़े, अपने गार्जियन का पैसा सिर्फ बर्बाद ना करें, क्योंकि आज के डेट में जो है ना सब कुछ अवेलेबल फ्री में है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो सब कुछ पढ़ सकता है, कहीं कोई पैसा लगने वाला नहीं है। यूट्यूब पे पढ़ो भाई, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, ठीक है ना। अब इसके केस में HBr के साथ अगर हम लोग इसका रिएक्शन करा देते हैं, तो HBr के साथ अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवा देते हैं तो कोई पूछेगा इसमें से कि कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका जो मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। बिल्कुल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अगर पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ है तो पेरोक्साइड यहां पे है नहीं। अब इसके केस में लगता है मार्कोनिकॉप्स रूल। जी यहां पे लगता है मार्कोनिकॉप्स रूल, और आपको मालूम होनी चाहिए कि मार्कोनिकॉप्स रूल के मुताबिक निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है, यहां तो है ही नहीं, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या ज्यादा है, यहां पे 1 है। इसके मुताबिक हम लोग यहां पे कहने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा, उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन पे जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, तो 1 H पहले से है, 1 H और हो गया, और निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है, यहां तो है ही नहीं, और एक मिथाइल यहां पहले से है, एक मिथाइल और है। इसके केस में हम लोग कहने वाले हैं यही हो जाता है मेजर प्रोडक्ट। समझे कि नहीं? हाँ, इस तरीके से हम लोग इसका आंसर ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल। तो मार्कोनिकॉप्स रूल के मुताबिक निगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या कम होता है या नहीं होता है। और बच्चों आपको पता है क्या, इसके केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के केस में जो इंटरमीडिएट बनता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के केस में जो यहाँ इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकटायन। ध्यान रखिएगा कैसे, H प्लस अगर यहां जाएगा तो कार्बोकटायन यहां बनेगा, और अगर H प्लस यहां जाएगा तो कार्बोकटायन यहां बनेगा, और वो कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल कहां होगा, टर्सरी वाला। तो टर्सरी वाला कार्बोकटायन चूंकि मोर स्टेबल होता है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल। जबकि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है तो वहां पे इंटरमीडिएट बनता है
फ्री रेडिकल, और वहां अगर H रेडिकल यहां जाता है तो रेडिकल यहां बनता है। इसलिए आपको वहां पे कहा था पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे H का संख्या ज्यादा है। तो वहां पे हम लोग कहते थे इस प्रकार से, सॉरी वहां पे उल्टा बोल दिया मैंने, वहां पे कहते थे कि निगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या ज्यादा है, मतलब वहां Br रेडिकल बनता है, और वो Br रेडिकल जहां H का संख्या ज्यादा है वहां जाता है। तो इंटरमीडिएट वहां बनता है जहां H का संख्या कम है, यानी वो इंटरमीडिएट मोर स्टेबल हो जाता है और वही देता है मेजर प्रोडक्ट। तो आप मैकेनिज्म ये सब देखे होंगे। अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए, अगर आपको हेल्प चाहिए मैकेनिज्म में भी, तो जरूर बताइएगा कि सर इसका थोड़ा सा और कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल इसका मैकेनिज्म बता दीजिए, तो मैं बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी आज इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में इसके आगे के लेक्चर जो इसका जो आगे का एग्जाम्पल है उसको लेकर के आऊंगा। तब तक आप खूब अच्छे तरीके से यहाँ तक रिवीजन करिए। 10.14 तक मैंने आपको दे दिया है पूरा का पूरा सॉल्यूशन, और यकीन मानिए आप अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना तो आप बहुत अच्छे स्कोर लाएंगे और अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। बस आपके अंदर जज्बा होनी चाहिए, कुछ हिम्मत होनी चाहिए कर गुजरने का। ठीक है ना, अगर जिसके पास हिम्मत है, बच्चों जिंदगी का ग्राफ जो है ना वो ऐसे ऐसे चलता है, कभी नीचे कभी ऊपर। तो किसी टेस्ट में आपको थोड़ा कम मार्क्स आएगा, किसी टेस्ट में थोड़ा ज्यादा मार्क्स आएगा, उसको देख करके घबराना नहीं है। आप हमेशा चाहोगे कि मेरा मार्क्स ज्यादा ही आए टेस्ट में, ऐसा नहीं होता है। बस आपको प्रत्येक टेस्ट में इंप्रूव करना है। कभी कभी होता है कि इस टेस्ट में जितना नंबर आया अगले टेस्ट में कम नंबर आ गया, तो देख करके टूटना नहीं है, घबराना नहीं है, और हिम्मत लगाना है और मेहनत करना है। क्या कैसे आ रहा है, और एनसीईआरटी से कुछ बाहर का क्वेश्चन अगर टेस्ट में आ जाता है, आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, उसको देख के परेशान नहीं होना है, उसको देख के डिप्रेस नहीं होना है। ठीक है ना, अब उसको देख के खुश होना है कि नया चीज हमको सीखने को मिल गया। ठीक है, अपने टीचर से मिलिए, आप जहां पढ़ाई करते हैं तो उनसे मिलिए, या आप मेरे से जितना पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए आपको वीडियो बना दिया करूंगा, तो आपको और ज्यादा नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। आप स्वस्थ रहिए, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करिए, माता पिता का कहना जरूर मानिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।